राधे राधे दोस्तों। नमस्कार। आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से यही प्रार्थना होगी कि आप सभी अपने जीवन में उच्च से उच्च पद पाएं, जीवन में प्रतिष्ठा पाएं। हाँ, मम्मी पापा बाबू घर द्वार सबका नाम रोशन करें, साथ साथ अपना रोशन करें। हाँ, और हमरो भी रोशन करें। हाँ, मान लीजिए हमसे भी कुछ पढ़िएगा सीखिएगा तो कभी तो नाम लीजिएगा ना, थोड़ो बहुत। कब कोनो कोनो में तो वही काफी है ना। आगे बढ़ते हैं और देखिए आज हम लोग देखेंगे हिंदी। क्या देखेंगे? हिंदी। हिंदी का ये पीपीटी बन के आ गया है क्लास 10th के लिए। चैप्टर वाइज देखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नोट्स के बारे में आपको बता ही दिए हैं, देख लिए होंगे। नहीं देखा तो वीडियो एक देख लीजिएगा, है ना। तो बहुत सारा उसमें नोट्स दिखा दिए हैं और बहुत कम प्राइस रखे हैं। अब क्या चाहिए? सरस्वती पूजा का ऑफर है, उसे लीजिए। हाँ, चलिए देखेंगे। गद्य खंड में पहला चैप्टर क्रम विभाजन और जाति प्रथा। बिल्कुल, अगर आपको फास्ट में देखना होगा तो स्पीड करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पहले हो चुका है ये सब। आइए, क्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। नाम के आगे डॉक्टर लगा लीजिएगा तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पीएचडी किए हुए हैं, जो अभी हम करने वाले हैं, है ना। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, है ना। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान से और भी कुछ याद सकते हैं। जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान बनने में कितना दिन लगा था? तो 2 साल लगा था, 18 महीना लगा था, है। और 2 साल, हाँ 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ऐसे ये आपके एग्जाम में नहीं पूछाएगा, बस मालूम होना चाहिए। ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। ठीक है। यह मध्य प्रदेश वनों के मामले में सबसे ज़्यादा वन यहीं पे है ना, क्षेत्रफल के मामले में, ये भी याद रख सकते हैं। सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। क्रम विभाजन और जात प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है? तो याद रखेंगे, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो चैप्टर के अनुसार जाति प्रथा। थोड़ा जल्दी में चलते हैं क्योंकि करा दिए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल, है ना, 1891। द अनटचेबल्स की रचना है। अनटचेबल मतलब छुआछूत, भीमराव अंबेडकर की। भारत में जात प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जात प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधे की अमीरी। तो यहाँ पर राइट लगाते हैं बेरोजगारी। श्रम विभाजन और जात प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक महादलित परिवार में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी। तो भीमराव अंबेडकर जी का ये सभी लोग प्रेरक थे, उनके प्रेरणा के स्रोत थे। इनसे वो मोटिवेट होते थे, किनसे? बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फुले से। तो क्या हो जाएगा इनमें सभी। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जो है वो है जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? भाईचारे के लिए, कार्य कुशलता के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कार्य कुशलता के लिए। हु आर सुद्राज किन की रचना है? हु आर सुद्राज है भीमराव अंबेडकर की।
मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा के नरेश, बड़ौदा नरेश। आदर्श समाज की स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, अगे भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन हो गया। अगला जो चैप्टर है वो अध्याय 2 20 के दांत। 20 के दांत लिखे थे नलिनी विलोचन शर्मा। खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो खोखा के दांत तोड़े थे मदन ने तोड़ा था। कौन तोड़ा था? मदन। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन, कुहासा, 20 के दांत, अन्य कहानियां। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1904, 1816, 1916, 1945। 1916 में। सेन साहब की आंखों का तारा था खोखा, क्योंकि 5 लड़कियों के बाद एक खोखा हुआ था, वही आंखों का तारा था। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। सीमा, रजनी, ओलो, शेफाली, आरती, पालो किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी। खोखा की बड़ी ही सुशील थी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? सेन साहब का। सेन साहब बोल रहे हैं कि हम अपने खोखा को इंजीनियर बनाएंगे। उसके लिए एक स्पेशल क्लास चलेगी, बढ़ई गिरी वाली, ठीक ठाक करेगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, एक प्रकार की क्या है? ये कहानी है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मार खाना मदन के लिए मामूली बात थी। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, खोखा से, मदन से, सीमा से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? राइट आंसर देख के बताइए। खोखा से। खोखा बड़ी ही फुर्तीला बदमाश टाइप का था। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसे थी? बड़ी ही सुशील थी, अपोजिट है, ना समझ नहीं, सुशील थी। वाकिफ शब्द का अर्थ है परिचित। वाकिफ मतलब क्या होता है? परिचित होना। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र की ने कही है? सेन साहब ने। लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो लेखक नलिन विलोचन शर्मा का नाम था रत्नावती शर्मा। मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर का बेटा था। क्या हो जाएगा? गिरधर। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां। अध्याय 3 है ना। और इस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम बहुत कुछ सीखे। और इस को कौन लिखे थे? मैक्स मुलर ने। जब मैक्स मुलर यहाँ का पढ़ा, इतिहास के बारे में जाना, तो बहुत कुछ सीखा। वही अपने बातों को इसमें लिखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है, निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है। तो ये क्या है? भाषण है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव को होता है प्राचीन मानव, है ना। उस जगह ऑप्शन है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का नाम जो संबंध है वो मानव विज्ञान से है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती या वेदांतियों का वेदांत किसे कहा था?
ये किसे कहे हैं? तो याद रखेंगे मैक्स मुलर को। ये जीके का भी प्रश्न है कि वेदांतियों का वेदांत किसे कहा जाता है? तो मैक्स मुलर को। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? मेघदूत को किसने किए थे? मैक्स मुलर ने। लेकिन मेघदूत अगर पूछा जाए कि कौन लिखे थे तो क्या आप बता सकते हैं? तो कमेंट कीजिएगा। मेघदूत को कालिदास लिखे थे। कौन लिखे थे? कालिदास। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। अब जस्ट आने ही वाला है। बीत गया तो फिर अगले एक विश्व युवा दिवस होता है, एक राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है 12 जनवरी को, ये याद रखेंगे। प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत का। यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि मेघदूत जो बुक है वो दरअसल लिखी कौन है? लिखे हैं कालिदास ने। तभी तो लिख रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1783 में सर विलियम जोन्स भारत की समुद्री यात्रा करते पहुंचे थे। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है जर्मन भाषा और साहित्य। इस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के भरा घड़ा मिला था। और कहाँ से मिला था बता सकते हैं? तो वाराणसी से मिला था, वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपसिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ की। तो 18 वर्ष की अवस्था में। कब? 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत की अध्ययन शुरू। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ था? नाम तो सुने होंगे, डेसाउ। कहाँ? डेसाउ। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किसको माना है? भारत को। भारत को। कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? 18 वर्ष के उम्र में। हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर ने। हितोपदेश किसने लिखा है? नारायण पंडित ने। इसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। क्या हो जाएगा? नीति कथा। नीति कथा। चैप्टर 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग देखेंगे। अगला जितना हो सके उतना देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध कैसा है? ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। नाखून प्रतीक है तो पांचवी वृत्ति का। किसका है? पांचवी वृत्ति का। काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो काम सूत्र किसने लिखा है? वात्सायन, है ना? वात्सायन। दाधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का ब्रज। इंद्र का ब्रज। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो ये कहे थे कालिदास। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक बच्ची थी, छोटी सी लड़की, वही कही थी। या हिंदी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? थोड़ा कमेंट करके बताइए। पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? कृपया बताने की कोशिश करें। राइट आंसर क्या होगा? नाखून
क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, नेक्स्ट। किस देश के लोग बड़े अच्छे नख पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग। आनम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को, क्योंकि ये बार बार बढ़ जाता है इसीलिए क्या कहते हैं? निर्लज अपराधी। नाखून को बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहायता वृत्ति का, इच्छा की, सफलता की। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? पांचवी वृत्ति के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1907 में। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो ये हो जाएगा पांचवी वृत्ति का। 3-4 बार यही क्वेश्चन पूछ दिया गया है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? एक छोटी बच्ची ने, छोटी लड़की ने। सहजता वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को, अस्त्रों के संचय को, शव के संबंध उपयुक्त सभी। अजान अनजान स्मृति मतलब यदास्त है ना, ऑप्शन ए बनेगा। नागरी लिपि चैप्टर 5 अध्याय 5 हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरपाद, चंद्रवदई, अमीर खुसरो या बिहारी लाल? सर सरहदपाद। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक लेखक के रचयिता कौन है? गुणाकर मूले। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। सरहपाद की कृति है दोहा कोश। निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। ईस्वी की 14वीं-15वीं सदी में विजयनगर शासकों ने अपने लेखों के लिपि को कहा नंदी नागरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। इंग्लिश जो लिखते हैं वो लिखते हैं रोमन, हिंदी लिखते हैं क्या कहता है? देवनागरी में। नागरी लिपि के लेखक हैं, नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, चित्रलिपि या गुरुमुखी लिपि? तो देवनागरी लिपि। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश है सरहद पाद की। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? निबंध। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं दक्षिण भारत की। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूले। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं? नंदी नागरी लिपि में। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि लिखते हैं? देवनागरी कहा जाए तो हिंदी। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। हाँ। कर्नाटक प्रदेश के श्रवण बेलगोला स्थान में किसकी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों के श्रवण बेलगोला में ही है गोमतेश्वर की मूर्ति। धारा नगरी का कौन सा शासक अपने
धानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? परमार शासक भोज। क्या हो जाएगा? परमार शासक भोज। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? ये मिले दक्षिणी भारत से। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। देवनागरी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी ना नेवारी है, ये नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखना है तो देवनागरी। मराठी, नेपाली, नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो ये सारा क्या हो जाएगा? देवनागरी। नेक्स्ट चैप्टर 6 अध्याय 6 है, जिसमें बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। बहादुर एक बालक था जो नेपाल का था, है ना, और बिहार में आके ना काम करने लगा था, रहने लगा था, नौकरी कर रहा था ऐसे ही। ये बहादुर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन आएंगे, निश्चित ही आएंगे। अरे बहादुर कितने वर्ष का था? सबसे पहला क्वेश्चन कि जो बहादुर बालक था वो कितने वर्ष का था? 10 से 11 वर्ष, 12 से 13 वर्ष, या 8 से 9, या 19 से 20? तो 12 से 13 वर्ष का था। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? माँ के पास, है ना। कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर नवत का नहीं, इबादत परंपरा का मूल। कहानी है पूछ रहा है, तो कहानी बहादुर है। ठीक है। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का था। कहाँ का था? नेपाल का। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या हो जाएगा? बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, है ना, युद्ध में मारे गए थे। बहादुर शीर्षक कहानी निर्मल निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी का नाम था निर्मला। क्या नाम था? निर्मला। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का साला आया था। कौन था? लेखक का साला। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। बहादुर शीर्षक की कहानी में किशोर कौन था? किशोर कौन था जी? लेखक का पुत्र था। मित्र मिलन शीर्षक कहानी का संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन है अमरकांत का। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार को। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए, जबकि चुराया नहीं था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? गहने चुराने, पैसे चुराने, अंगूठी चुराने? तो पैसे चुराने का। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई गोरखे की चौकीदार विद्यार्थी, यही हो जाएगा, नेपाली गवई गोरखे की। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक बड़े लड़के का नाम क्या था? तो बड़े लड़के का नाम था किशोर। क्या है कि इधर डिस्प्ले लग जाए ना, तो इधर देखने में बनेगा, देखना नहीं बन रहा है। यह किसने कहा कि 11 रुपए की साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखे, डैश वे मिल नहीं रहे? ना, जो रिश्तेदार की पत्नी थी वो कही थी। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी।
सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ? अमरकांत का जन्म 1925। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से। तो ये खत्म हो गया लेखक। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, परंपरा का मूल्यांकन। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1912 में। जार शाही कहाँ थी? रूस में। जार शाही कहाँ थी? रूस में। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उसके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निराला का साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा। भौतिकवाद का अर्थ है भाग्यवाद नहीं, किस निबंध की पंक्ति है? क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन है, निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है? तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ सहित कौन विधा है? निबंध है। क्या है? निबंध। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? साहित्य। क्या हो जाएगा? साहित्य। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन ने। साहित्य की परंपरा पूर्ण किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। साहित्य के साहित्य के निर्माण के प्रति भाग्यशाली मनुष्य की भूमिका है निर्णायक। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील संघ के महामंत्री रहे? 1949 से 1953। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मान हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष। और राइट आंसर क्या बनेगा? द्वंद्वात्मक। जार शाही रूस को सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? टॉल्स्टॉय है ना, लियो टॉल्स्टॉय। तो टॉल्स्टॉय टोल्स्टॉय लिखा गया है, टॉल्स्टॉय है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर साक्षात्कार होगा? रामविलास शर्मा। एथेंस किस महादेश में है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। एथेंस क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यूरोप में है। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंच गांव सानी। सानी था ना। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निराला की साहित्य साधना। जीत जीत मैं निरखत हूँ। निरखत हूँ तो निरखिए, इसमें हम लोग क्या करें? ये चैप्टर 8 होगा। अभी कितना चैप्टर रह जाएगा? तो 2 मिनट का हम लोग करते हैं ब्रेक।